ये वतन का इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान क्रांतिकारी और अमर बलिदानी कन्हैयालाल दत्त का। कोलकाता के कालीघाट में जन सैलाब उमड़ आया था। लोगों की अपार भीड़ उस क्रांतिवीर की महायात्रा में शामिल थी। समय भावनाओं से भरी एक ऐसी शव यात्रा का साक्षी हो रहा था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही थी। आंसुओं से भीगी भीड़ उस अर्थी को छूने के लिए एक दूसरे को धकेल रही थी। पार्थिव शरीर को तेल से नहलाने के बाद फूलों से सजा दिया गया था। केवल पुरुष और लड़के ही नहीं बल्कि अनगिनत महिलाएं भी इस शव यात्रा में शामिल थीं। भारत की आजादी के लिए एक महान देशभक्त ने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। उसके महाबलिदान से बंगाल की धरती सिसक उठी थी। उसके अस्तित्व का रेशा रेशा लोगों के लिए पूजनीय हो गया था। अंग्रेजों ने ऐसी शव यात्रा पहले नहीं देखी थी। वो महान क्रांतिकारी थे कन्हैयालाल दत्त। कन्हैयालाल दत्त का जन्म 30 अगस्त सन 1888 को चंद्रनगर में हुआ था। उनके पिता चुन्नीलाल दत्त भारत सरकार की सेवा में मुंबई में नियुक्त थे। 5 वर्ष की उम्र में कन्हैयालाल बंबई आ गए और वहीं उनकी आरंभिक शिक्षा हुई। कुछ वर्ष बंबई में रहने के बाद 9 वर्ष की आयु में वो वापस चंदन नगर आ गए और अपनी आगे की पढ़ाई वहीं जारी रखी। चंदन नगर के डुप्ले कॉलेज से उन्होंने स्नातक की परीक्षा दी थी, लेकिन उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनकी डिग्री रोक ली। उसी कॉलेज के एक प्राध्यापक चारूचंद्र राय से गहनता के कारण कन्हैयालाल दत्त क्रांति पथ की ओर बढ़े थे। चंदन नगर में सर्वप्रथम क्रांति की योजना बनाने वाले थे संध्या के संपादक ब्रह्मबांधव उपाध्याय। कन्हैयालाल दत्त उनके संपर्क में भी अपने प्राध्यापक के माध्यम से ही आए थे। 17 वर्ष की आयु में जब किशोर बच्चे भविष्य की चिंता से कोसों दूर होते हैं, तब कन्हैयालाल दत्त ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने के लिए अपने हाथों में विद्रोह की मशाल थाम ली थी। सन 1905 में बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में कन्हैयालाल दत्त ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे इस आंदोलन के नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के भी संपर्क में आए। स्नातक की परीक्षा देने के बाद कन्हैयालाल दत्त जब कलकत्ता आए, तब प्रसिद्ध क्रांतिकारी बारिंद्र कुमार घोष से उनका संपर्क हुआ। वो उनके दल में शामिल हो गए और युगांतर कार्यालय में कार्य करने लगे। कलकत्ता की अनुशीलन समिति से जुड़ाव के बाद उन्होंने अपने घर पर ही उसकी एक शाखा भी स्थापित की और आगे चलकर उन्होंने अपने क्षेत्र में 5 अन्य शाखाओं की भी स्थापना की थी। इन शाखाओं में व्यायाम तथा लाठी आदि चलाने की शिक्षा दी जाती थी। बाहर से देखकर उन्हें कोई भी विप्लवी समिति की शाखा नहीं समझ सकता था, लेकिन ये शाखाएं क्रांति गतिविधि की पाठशालाएं थीं। इस तरह देश की आजादी के लिए युवा सर्वस्व बलिदान के संकल्प के साथ यहाँ तैयार होने लगे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम
पुलकितयामिनी पुल्लक सुमिता द्रुमदल शोभिनी शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लक सुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैत कर कर वाले कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैत कर कर वाले केवली मानुनी अमले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी मृत्युदलवारिणी मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सन 1907 के बीतने के साथ ही उस साल की शुरुआत हुई जिसे भारत की आजादी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। ये वही साल था जब किशोरों ने अपनी माओं की आंचल और जीवन के सुख का मोह त्याग कर भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का प्रण ठाना और अपने खून से उन्होंने इनकलाब लिख दिया। कन्हई लाल दत्त भी क्रांति गतिविधि में सघन रूप से सक्रिय हो गए थे। जिस घटना के कारण वो गिरफ्तार हुए थे वो घटना सन 1908 की है। 30 अप्रैल की शाम अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी क्लब पहुंचे। किंग्सफोर्ड बहुत सख्त और क्रूर अधिकारी था। वो देशभक्तों विशेषकर क्रांतिकारियों को बहुत तंग करता था। उन पर कई तरह के अत्याचार करता था। एक तरह से उसने क्रांतिकारियों का जीना दूभर कर रखा था। युगांतर क्रांतिकारी दल के नेता बारेंद्र कुमार घोष ने घोषणा की कि किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर में मारा जाएगा। इस काम के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को चुना गया। ये दोनों क्रांतिकारी बहुत सूझबूझ वाले थे। दोनों मुजफ्फरपुर पहुंच गए। वहीं एक धर्मशाला में वो 8 दिन तक रहे। इस दौरान उन्होंने किंग्सफोर्ड की दिनचर्या और उसकी गतिविधियों पर पूरी नजर रखी। उनके बंगले के पास ही एक क्लब था। तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी और उनका परिवार अक्सर शाम को क्लब जाया करते थे। 30 अप्रैल सन 1908 की शाम किंग्सफोर्ड अपनी पत्नी के साथ क्लब पहुंचा। रात के 8:30 बजे एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी अपनी बग्घी में बैठकर उसी क्लब से घर की तरफ आ रहे थे। उनकी बग्घी का रंग लाल था और वो बिल्कुल किंग्सफोर्ड की बग्घी से मिलती जुलती थी। खुदीराम बोस तथा उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने उसे किंग्सफोर्ड की बग्घी समझकर उस पर बम फेंक दिया। देखते ही देखते बग्घी के परखच्चे उड़ गए। इस हमले में भले ही किंग्सफोर्ड मारा नहीं गया, लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। उन्होंने हर तरफ से क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। इस अलीपुर बम केस में 2 मई सन 1908 को अरविंद घोष, बारेंद्र कुमार घोष समेत लगभग 35 देशभक्त लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अलीपुर बम केस में कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बसु और नरेंद्र गोस्वामी भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उनके कुछ और साथी गिरफ्तार नहीं हो सके थे।
इन सब बंदियों को अलीपुर कारागार में रखा गया और वहीं इन क्रांतिकारियों पर अभियोग चलाया गया। अंग्रेजों के न्याय का नाटक उन दिनों चलता ही रहता था। उसी श्रृंखला में एक और अध्याय जुड़ गया। कारागृह का कठिन जीवन भी इन क्रांतिकारियों के हौसले को पस्त नहीं कर सका। वो निडर भारत माता की आजादी का संकल्प लिए फैसले की प्रतीक्षा करने लगे। मरने से क्या है डरना, हंसते हुए मरेंगे। मरने से क्या है डरना, हंसते हुए मरेंगे। एक देह घर को तज के दूजे में जा रहेंगे। मरने से क्या है डरना, हंसते हुए मरेंगे। हंसते हुए मरेंगे। डरता वही है इससे, विषयों में जो फंसा है। विषयों में जो फंसा है। डरता वही है इससे, विषयों में जो फंसा है। वे धर्म पथ जो धरते, मरने से क्या डरेंगे। मरने से क्या डरेंगे। एक देह घर को तज के दूजे में जा रहेंगे। मरने से क्या है डरना, हंसते हुए मरेंगे। हंसते हुए मरेंगे। वीरों का खेल मरना, कायर का काम डरना। कायर का काम डरना। वीरों का काम मरना, कायर का काम डरना। कई बार मर चुके हैं, इस बार भी मरेंगे। इस बार भी मरेंगे। एक देह घर को तज के दूजे में जा रहेंगे। मरने से क्या है डरना, हंसते हुए मरेंगे। हंसते हुए मरेंगे। पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी कि अन्य क्रांतिकारी भी गिरफ्तार किए जाएं, लेकिन उनके पते ठिकाने पुलिस को मालूम नहीं थे। अंततः लालच देकर नरेंद्र गोस्वामी को मुखबिर बनाने में पुलिस को सफलता मिल गई। नरेंद्र ने अपने साथियों के पते ठिकाने तो पुलिस को बताए ही, पुलिस के कहने पर उसने कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम भी ले लिए जिनका इस मामले से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ ने जब अपने ही साथी नरेंद्र का ये व्यवहार देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे नरेंद्र गोस्वामी को मृत्युदंड देंगे। नरेंद्र गोस्वामी को खत्म करके वो जेल में कैद अपने साथियों की रक्षा भी करना चाहते थे, क्योंकि नरेंद्र गोस्वामी अब चश्मदीद गवाह की भूमिका में आ गया था। पुलिस ने नरेंद्र की सुरक्षा की दृष्टि से उसे सामान्य वार्ड से हटाकर यूरोपियन वार्ड में रख दिया था। वहां वो एक प्रकार से स्वतंत्र था। कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बसु ने योजना बनाई। अस्वस्थता का बहाना करके कन्हैयालाल दत्त
अस्पताल में भर्ती हो गए और सत्येंद्र नाथ बसु ने भी पेट दर्द का बहाना किया और अस्पताल पहुंचकर कन्हैयालाल दत्त से जा मिले। यूरोपियन वार्ड में नरेंद्र गोस्वामी को यह समाचार भिजवाया गया कि सत्येंद्र नाथ अब क्रांतिकारी गतिविधियों से ऊब चुके हैं और वो भी सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। सत्येंद्र नाथ ने नरेंद्र से मिलने की इच्छा भी प्रकट की थी। नरेंद्र गोस्वामी के लिए ये एक शुभ समाचार था। उसने सोचा, एक से भले दो। उसने जेल अधीक्षक से आज्ञा मांगी और जेल के एक अधिकारी हिगिंस के साथ अस्पताल जा पहुंचा। वो 31 अगस्त 1908 का दिन था। सुबह के 7 बजे के आसपास का समय था। सत्येंद्र नाथ बसु अस्पताल की पहली मंजिल के बरामदे में नरेंद्र गोस्वामी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंग्रेज अधिकारी हिगिंस के साथ नरेंद्र गोस्वामी को आता देखकर वो अंदर कमरे में चले गए। नरेंद्र गोस्वामी भी अंदर के प्रकोष्ठ की तरफ बढ़ गया। नरेंद्र ने देखा कि दूसरी ओर से कन्हैयालाल दत्त भी आ रहे हैं। ये बात उसे कुछ खटकी। बातें करने की सुविधा के लिए वो लोग खुले बरामदे में जा पहुंचे। बातचीत शुरू हुए अभी कुछ समय ही हुआ था कि अचानक गोली चलने की आवाज आई। नरेंद्र गोस्वामी जख्मी हो चुका था। वो चिल्लाता हुआ भागने लगा। नरेंद्र की सहायता के लिए हिगिंस दौड़ा। उसने नरेंद्र को औषधि कक्ष में धकेल दिया और बचाव का प्रयास करने लगा। हिगिंस और कन्हैयालाल दत्त गुत्थम गुत्था थे। अवसर पाकर नरेंद्र सीढ़ियां उतरते हुए भागने का प्रयास करने लगा। इस प्रयास में वो स्वयं जख्मी हो गया। कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ दोनों उसका पीछा करते हुए गोली चलाने लगे। इसी बीच एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी लिंटन ने भी नरेंद्र के बचाव का प्रयास किया। इस संघर्ष में कन्हैयालाल दत्त की पिस्तौल में अब मात्र एक गोली बची। उन्होंने बिना देर किए नरेंद्र पर गोली दाग दी। निशाना अचूक था। नरेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। दोनों क्रांतिकारी अपने प्रयास में सफल हो चुके थे। दोनों ने ही भागने का प्रयास नहीं किया। वे स्वयं गिरफ्तार हो गए। मुकदमा चला। कन्हैयालाल दत्त ने वकील की सहायता लेने से इनकार कर दिया और अपना अपराध स्वीकार किया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ऊंची अदालत में सत्येंद्र नाथ को भी फांसी का दंड सुनाया गया। फांसी की सजा पाकर कन्हैयालाल दत्त की प्रसन्नता उनके मुखमंडल पर झलक रही थी। दंड सुनने के बाद फांसी के दिन के समय तक उनका वजन लगभग 16 पौंड बढ़ चुका था। जैसे उन्होंने मृत्यु के भाव को जीत लिया था। 10 नवंबर सन 1908 को अलीपुर केंद्रीय कारागार में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अपने जीवन की अंतिम रात कन्हैयालाल इतनी बेफिक्री के साथ सोए कि सुबह उन्हें जगाना पड़ा और वो निर्भय फांसी के फंदे की ओर चल पड़े। उनकी अंतिम यात्रा अत्यंत विशाल थी। सुगंधित चंदन का ढेर उनके दाह के लिए प्रयोग में लाया गया। उनकी चिता की भस्म ठंडी होने तक लोग उस स्थान को छोड़कर गए नहीं। उनके अवशेष चुटकी चुटकी करके लोगों में बंट गए। उनके अवशेष युक्त ताबीज लोगों ने पहने। उनका पार्थिव शरीर संसार में नहीं था, पर उनकी स्मृति जनमानस को आलोकित कर रही थी। सत्येंद्र नाथ बसु को भी 21 नवंबर को फांसी पर लटका दिया गया और उनका अंतिम संस्कार जेल के भीतर ही किया गया, क्योंकि कन्हैयालाल की शव यात्रा के बाद शासन ने सबक ले लिया था कि सत्येंद्र नाथ का शव उनके परिवार वालों को नहीं दिया जाएगा। शासन अपने लिए खतरा नहीं मोलना चाहता था। इस तरह 2 अनमोल जीवन देश के लिए अर्पित हो गए। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को। विदा करो
विदा करो माँ, विदा करो माँ, जाते हैं हम विजयी के तू फहराने आज। विदा करो माँ, जाते हैं हम विजयी के तू फहराने आज। देश स्वतंत्र बनाने जाते, देश स्वतंत्र बनाने जाते, हम निज शीश चढ़ाने आज। विदा करो माँ, माँ, माँ। वीर प्रसूतु रोती क्यों है तेग अहिंसा मेरे हाथ। मलिन वेश यह आंसू कैसे क्यों कंपित होता है गात। वीर प्रसूतु रोती क्यों है तेग अहिंसा मेरे हाथ। मलिन वेश यह आंसू कैसे क्यों कंपित होता है गात। विदा करो माँ, सिरनत हो जाएंगे, टूट पड़ेंगे नभ के तार। विश्व देखता रह जाएगा, सत्याग्रह की होगी मार। उन्नत सिरनत हो जाएंगे, टूट पड़ेंगे नभ के तार। विश्व देखता रह जाएगा, सत्याग्रह की होगी मार। विदा करो माँ, विदा करो माँ। विजय देवी आकर धोएगी जब चरणों का सज नवसाज। पुलकित होकर हम गाएंगे भारत भूमि हमारी आज। चलो चलो सब भारत वीरों, संकट तारण माँ के आज। बहुत दुख माता ने पाए, अब तो इसकी राखो लाज। अब तो इसकी राखो लाज। विदा करो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन